साहब ने और हमारे वालिया जी ने कहा। मैं जितनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, आज समय का अभाव है, फिर बोलूंगा, लेकिन 17 तारीख को क्या करना है? कितनी कितनी भरोगे? ये रखिए, भर दोगे? दो बरस संघर्ष से मोदी से छुड़ा के ले आए जाए। कौन से छुड़ा के ले आए? हाँ, चाहे वो 6 उल्लू बनाना था सबको, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से छीन के लाए आजाद भाई। तो इस एक दिल्ली को भर दो तुम वोटों से। दामोदर का वादा है कि आपका जीवन भर देगा खुशियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हम सबके लिए पूरे देश के कोने कोने में जहां भी हम पर अन्याय होता है, बहुजनों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर पूरी ताकत से आवाज उठाने वाले आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, जो 3-3, 4-4 बार गोलियां लोग उनको मार चुके, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भाई चंद्रशेखर भाई आजाद जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बजाते हुए खराब हो जाएगा। बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मुझसे प्यार करते तो बैठ जाओ, और आधा घंटा कैसे बैठो मुझे नहीं पता, तुम जानो। हम नहीं कहेंगे दोबारा तुमसे, मगर बैठ जाओ। और आप लोग हो जाओ, बैठो, जल्दी बैठो, समय खराब हो जाएगा। और मीडिया को छोड़कर जितने हमारे भाई खड़े सब बैठ जाओ। मीडिया को छोड़ के सब बाकी बैठ जाओ। अम्मा बैठिए, मुझे आवाज नहीं दिखाई देगी। जल्दी करो। अच्छा, तुम चाहते हो कि हमारा अगला कार्यक्रम खराब हो जाए? बता, अब चाहते हो तो बता दो एक बार। बैठ जाओ। हाथ जोड़े तुमने तो बैठोगे? बताओ, यही चाहते हो क्या? बताओ, तो ये चाहते हो क्या तुमसे हाथ जोड़े तभी बैठोगे क्या? हटो भाई, हटो यार, निकल के साइड चलो यार। आप सभा खराब कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जय भीम। पहले वादा करो कि अगले 20 मिनट आप सारी चीजें छोड़ के बस मुझे सुनोगे। पहले वादा करो, हाथ उठाओ और पीछे वाले उठाओ। जहां तक मेरी निगाह जा रही है सब लोग उठाओ, और तभी रखेंगे बात आप लोगों से। जो दूर खड़े वो भी उठाओ पहले, पक्का? अब रखे बात। सबसे पहले तो आप सभी का तीसरी बार सेवड़ा विधानसभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मुझे आपसे, क्योंकि चुनावी सभा है, समय कम है, और मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए आपके बीच पहुंचा। मुझे 5 मिनट आपसे अपने विषय में बात करनी है और 15 मिनट आपके विषय में, और फिर आप फैसला ले लेना जो आपको लेना है। और जहां तक मैं मानता हूं, सेवड़ा के लोग तो फैसला ले चुके। सम्मानित साथियों, हमारे इससे मेरा मीडिया को मदद के लिए भाई आप लोग डिस्टर्ब करो कैसे चलेगा? तो समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ, बहनों, बच्चियों, पुनः आपका धन्यवाद। आज हम लोग सेवड़ा में हैं, और मैं आपको बता दूं
कि आपके बीच पहुंचने के लिए आज हमने दामोदर भाई को कष्ट देके और उनके साथियों को कष्ट देके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, क्योंकि आज 3 सभाएं हैं। पहले मेगांव में थी, अब आपके यहाँ, और उसके बाद है अशोकनगर। अशोकनगर में भी 5000 लोग खड़े हैं हेलीपैड पे, जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा। लेकिन जिस वजह से हेलीकॉप्टर किया था कि भाई जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, उसको भी रोकने का बहुत प्रयास हुआ। पहली बार जब उतरे तो वहां उन्होंने कहा बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर और प्लेन अभी चढ़ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी आप रुक जाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई। फिर वहां से जब पहुंचे तो 2 किलोमीटर वो बनवा दिया हेलीपैड। फिर भाग दौड़ के वहां पहुंचे तो कहा क्लियरेंस नहीं मिल रहा, इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा हेलीपैड पे खड़े रहे। वहां से चले तो यहाँ 5 किलोमीटर बना दिया। फिर मैंने उससे कहा, प्लेन के जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, पायलट हैं, मैंने कहा भाई इस हेलीकॉप्टर का फायदा क्या हुआ? हेलीकॉप्टर इसलिए किया, अपनी औकात से बढ़ के जो काम किया वो इसलिए किया कि टाइम से अपने लोगों के बीच पहुंच जाए। अगर इतना इंतजार करना है तो हम तो गाड़ी से चले जाते, मोटरसाइकिल से चले जाते, फिर तुम्हारा क्या फायदा? तो कहा बात तो आपकी बात सही है। फिर वो हमें यहां लेकर आया और अब हमें जाना कहा अशोकनगर। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहा कि 20 मिनट हमें सुन लो। सम्मानित मेरे प्यारे साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, भाई मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो ये चला रहे हैं इसको बस उससे पीछे रखना है। आप समय खराब करा रहे हैं। आप समझो यार, दूसरे के भी काम की वैल्यू समझो। क्या मजाक कर रहे हैं, बार बार सर पे ले आते हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, भाई दामोदर यादव जी जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, आपके दिलों की धड़कन है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और देश के बड़े नेता भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई कुंवर देवेंद्र सिंह जी जो हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बहुत बड़े नेता भाई कमल सिंह वालिया जी, और उनके बराबर के टक्कर के जो नेता इस मंच पर बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारा के बूथ का कमेटी का जो यहां बैठा है, मेरा भाई, मेरा साथी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज अगर ये इतना बड़ा मंच सजा, इसके पीछे भीम आर्मी के लाखों लोगों की मेहनत है, उनका संघर्ष है, उनका बलिदान है, उन्होंने जो अन्याय सहा है, उन सब की बदौलत आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां खड़ा होकर अपनी बात रहा। सम्मानित मेरे परिजनों, मेरा जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मीडिया से सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो आज जान लें। मेरा गांव है छुटमलपुर, जो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक गांव, अब तो कस्बा हो गया। और मैं पढ़ने के लिए जा रहा था विदेश। मैंने लॉ की थी, वकालत की पढ़ाई। मेरे पास पिता चाहते थे कि मैं जज बनूं, इसलिए उन्होंने मुझसे LLB की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहा, और मैंने वो पढ़ाई भी दिल लगा के पूरी की। लेकिन जैसे मेरे जाने का समय आया और मेरे पिता ने जो जमीन या जो पूरे जीवन की उनकी कमाई थी, एक एक पैसा जुटा के उन्होंने जो इकट्ठा किया था, उसी समय मेरे पिता बीमार पड़ गए। अभी 2 दिन पहले आप लोग दिवाली का त्योहार मना रहे थे। मेरे आज भी अच्छी तरह से याद है दामोदर भाई, जिस दिन दिल्ली में मेडिकल रिपोर्ट आई मेरे फादर की, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। इधर लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, उधर में अपने बीमार पिता के साथ, और मेरे सामने वो रिपोर्ट थी। कल मैंने लाइव में भी आपके सामने अपना दर्द रखा। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और कैंसर का नाम सुनते मेरे पैरों तले की जमीन सरक गई। मुझे लगा कि अब मेरे पिता नहीं बचेंगे। पिता हॉस्पिटल में थे, मैं बाहर आ गया कैंटीन में, और मैं 2 घंटे रोता रहा, और मेरे आंसू पूछने वाला भी वहां कोई नहीं। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आप जितने लोग यहां बैठे हो, जिनके पास पिता हो, अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि एक बेटे के लिए पिता क्या होते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो।
जिंदा है तो उसके पिता उसके हीरो होते हैं, सुपरमैन होते हैं उसके पिता। अगर वो अपने पिता से कुछ भी कह दे, उसको ये एहसास नहीं बचपन में कि पिता कहां से लेके आएंगे, लेकिन पिता लेके आते हैं, पिता उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और मैं एक ऐसा बेटा हूं, मेरे याद है जब मुझे जूतों की जरूरत थी, मेरे पिता के जूते भी फटे हुए थे, मेरे पिता ने मेरे लिए जूते अरेंज किए और वो खूब टूटी हुई चप्पलों में रहे, मैंने देखा अपने पिता। यार पानी लगे तो बहुत दिन में अपने पिता के साथ रहा अस्पताल में। फिर एक ऐसा समय आया, दिन था 11 जनवरी 2013 का, सुबह के 4 बजे, और मैं जाग रहा था अपने पिता के साथ। मेरे पिता ऐसे बैठे हुए थे मेज पे हाथ रख के, हॉस्पिटल में आईसीयू में। 4 बजे उन्होंने हाथ ऐसे पीछे किए और मॉनिटर में जो लाइन चल रही थी सांसों की, वो सीधी हो गई और मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब मुझे पता लगा कि एहसास हुआ कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये तकलीफ भी बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पिता को क्यों खोया। अगर मैं पैसे वाला होता या देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होती कि जो इलाज अमीरों को मिलता है वो इलाज गरीबों को भी मिल जाता, जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है वो किसान मजदूर मेहनत लोगों को भी मिल जाती, तो आज चंद्रशेखर के पिता मेरा हीरो जिंदा होता। लेकिन क्योंकि इस देश में गरीबों का, किसानों का, कमेरों का, मेहनत लोगों का कोई वजूद नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। मैंने पिछली सभा में भी आपको बताया था कि उस सड़क पे कोई किसान मरा पड़ा रहे, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर एक पशु मर जाए उस पे भी खबर बन जाएगी, मगर उस किसान की कोई खबर नहीं लेगा। तो मैंने अपने पिता को खो दिया। और मेरे इस बीच में हॉस्पिटल के समय में मेरे पिता से मेरी बहुत बात हुई। उनका कहना था कि सबने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से जो फल मिला संविधान में अधिकार के रूप में, उसका फायदा तो उठाया, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को कम नहीं किया। किसी ने भी माननीय काशीराम साहब के अलावा किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को, उनकी पीड़ा को समझने का काम नहीं किया। और एक बाप होने के नाते उन्होंने मुझसे बेटा होने के नाते इशारे में कहा कि चंद्रशेखर तुम भी विदेश चले जाओगे, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, सेटल भी हो जाओगे, लेकिन अपने लोगों के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये जो कमजोर लोग हैं, इनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, सम्मानित मेरे परिजनों, उस दिन मैंने ये वादा किया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने पिता के पूरा जो अधूरा सपना, उनके मन में जो पीड़ा रह गई है कि देश के हर एक व्यक्ति को वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भारत का संविधान सबके लिए देता है, मैं इस जीवन को उस काम के लिए लगाऊं। और 2013 से 2023 में हम लोग प्रवेश कर गए। मेरे पास बहुत रास्ते थे, मैं चाहता किसी भी पार्टी का पिछलग्गू बन जाता, बहुत ऑफर थे, आप जानते हो मेरे लोगों, मैं एमएलए बन के घर में बैठ जाता, सुख सुविधा वाला हो जाता, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी थी कि आप लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, वो पूरी नहीं हो पाती, वो आग ठंडी नहीं हो पाती। मैंने जिस दल में सारा ज्यादा से ज्यादा जीवन बिताया, मैंने उनसे प्रयास किया, किसी कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने ये तय किया कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो सकता है, इसलिए हमने, और असल में सबसे बड़ी ज्ञान तब मिला जब मुझे 16 महीने के लिए बंद कर दिया गया। आपने, अगर आपको याद हो, मेरा अपराध मात्र ये था कि मेरे लोगों के हाथ काटे गए, उनकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, और मैंने इस अन्याय को सहन नहीं किया। फिर मुझे जेल भेजा गया, मैं 16 महीने जेल में रहा, 10/6 की कोठरी में। जब पैर फैलाते थे, एक तरफ सर लगता था, दूसरी तरफ पैर लगते थे, वहीं 3-2.5 फीट में शौचालय बना हुआ था, वही नहाना, वही फ्रेश होना, वही खाना, वही पढ़ना, वही सोना। और 16 महीने में दिन लगाओगे 500 से ज्यादा दिन होते
होते मैंने एक एक दिन इस बात के साथ काटा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा, इनको इनके पैरों पे जब तक खड़ा नहीं कर देता मैं किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा। हर कोई राजनीति अपने मकसद के लिए कर रहा है। किसी का मकसद है कि उसके पास पैसे आ जाए, किसी का मकसद है कि उसका बड़ा सा घर बन जाए, किसी का मकसद है उसकी संपत्ति बच जाए, किसी का मकसद है कि उसके पास गाड़ी घोड़े सब तमाम चीजें आ जाए। लेकिन मेरे जीवन में एक लक्ष्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, मान्यवर काशीराम साहब के सपनों का भारत बने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, हमारे संतों गुरुओं बुद्ध से लेकर सतगुरु रविदास जी के महाराज के सपनों का भारत बने, राजपिता ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज के सपनों का भारत बने। और वो कैसा भारत होगा? वो ऐसा भारत होगा जिस भारत में कोई भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगी, कोई भी बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगी, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। जहां किसी के सपने नहीं कुचले जाएंगे, जहां पैसे कमी कारण आप में से कोई, जैसे मैं भागा खो बैठा, अपने पिता को ना खो पाए, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को ना खो दे। एक ऐसा भारत जहां समता मूलक समाज हो, सब लोग बराबर हो, भाईचारे के साथ आगे बढ़े, प्रदेश भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, किसान के जीवन का भी मोल हो, मजदूर के जीवन का भी मोल हो, दलितों के जीवन का भी मोल हो, पिछड़ों के संघर्ष का भी मोल हो, आदिवासी की जल जंगल जमीन पर उसका अधिकार हो, और 52% आप पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण बने। जब 100 नौकरी आए तो 52 नौकरियों पे अगर 100 IAS IPS बनने हो तो 52 IPS बाल प्रजापति, कश्यप, गुर्जर, जाट, यादव के बच्चे, निषाद, मौर्य, सबके बघेल के बच्चे बने। और जब 25% SC/ST को मिला, 25 पदों पे उनके बच्चे बैठे, और बाकी 25 पे जितनी जिसकी संख्या है उस हिसाब से उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन मेरे लोगों, जब राजतंत्र था तो हम लोग राजा के हिसाब से चलते थे, राजा ने जो कह दिया हम उसको मानते थे, राजा का जो मन हुआ उसने कानून बना दिया। लेकिन जब राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में कानून बनाने की ताकत सरकारों के पास है, और सरकार बनाने की ताकत आपके मेरे पास है, जनता के पास है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। लेकिन हुआ क्या मेरे लोगों, जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, दुश्मन बहुत चालाक था। दुश्मन ने कहा इनके पास वोट अगर चली गई और इन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया तो इनका राज आ जाएगा। कल तक जिनको हम अपने डंडे से हाथ लेते थे, जिनको अपमानित करते थे, कर नहीं पाएंगे। लोकतंत्र में जिसके पास शक्ति होगी वो आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने हमारी वोट को खरीदने का इंतजाम नोट से किया। आज तक भी वो नोट के अधिकार, नोट के हथियार से हमारी वोट को खरीद रहे हैं। सेवडा नेता आप लोगों ने मेहनत की है, दामोदर भाई ने संघर्ष किया है, इसलिए आपकी ताकत का लोहा पूरा मध्य प्रदेश मान रहा है कि सेवडा को कोई नहीं रोक सकता। सेवडा इतिहास लिख के रखेगी। और आजाद समाज पार्टी काशीराम का पहला विधायक, दलित पिछड़े आदिवासियों का सच्चा बेटा, वो दामोदर यादव जो है वो विधानसभा में जा रहा है सेवडा से। ये बात आपने सुनिश्चित की है, लेकिन गौर करो, दुश्मन बहुत समझदार है। जब हमने 10 साल पहले ये मुहिम शुरू की और गांव-गांव जाके लोगों को समझाना सिखाना शुरू किया, पाठशालाएं खोली, लोगों को जागरूक किया, दुश्मन के भी आंखें हैं, दुश्मन बहुत दूर से देख लेता है, वो कांटे को बहुत दूर से पहचानता है और वो विरोधी को भी बहुत दूर से पहचानता है। जब हमने संघर्ष शुरू किया, क्या आपने 10 साल पहले किसी पार्टी को सुना कि वो ये कहे कि हम राशन देंगे? बताओ, ईमानदारी से बताओ, कभी सुना क्या आपने? 10 साल पहले कोई पार्टी कहती थी कि हम राशन देंगे चुनाव में? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब हम अपने लोगों को पाठशाला खोल के मीटिंग करके जागरूक करने काम कर रहे थे, दुश्मन समझ गया कि अगर ये लोग जागरूक हो गए, उन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, वोट की शक्ति को समझा, तो इनका राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए जब मैं आपको शासन करने की बात सिखाता हूं
तो वो आपको राशन की बात सिखाते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर राशन के साथ इनको नाम जाया, उनको पता है कि आपके घर में कमजोरी है, उनको पता है कि आपके कनस्तर में 1 महीने का आटा नहीं है। वो जानते हैं, उन्होंने जानबूझ के गरीबी बना के रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गरीबी खत्म हो गई तो इनके पास समय होगा, इनके कनस्तर में आटा होगा, किसी की मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, ये सोच विचार के निर्णय लेंगे। और ये सोच विचार के निर्णय लेंगे तो फिर ये अपनी वोट को किसी भी कीमत पे दुश्मन को नहीं देंगे। उन्होंने 2 तरीके बहुत अच्छे दिए। पहला, आदत बिगाड़ो राज करो। उन्होंने हमारे आसपास की बस्तियों में शराब के ठेके खोले और वो चुनाव के समय हमारी बस्तियों में आके शराब बांटते हैं। हम शराब नहीं पीने वाले लोगों की, हम अपने बच्चों का, अपने महापुरुषों के बलिदान का खून पी पी के दुश्मन को ताकतवर करने का काम करते हैं। आप समझते हो, जो आपको बराबर में बिठाए नहीं वो आपको चुनाव में शराब क्यों पिलाता है? वो आपको इसलिए पिलाता है कि आपकी आदत बिगड़ी रहे। आप शराब को ताकत मान के उनकी मदद करो। जैसा मैंने कहा कि जब मैं शासन की बात करता हूं तो वो राशन की बात करते हैं, वो आपके पेट की कमजोरी को जानते हैं। मेरे लोगों, मुझे एक बात बताओ, जिसका शासन होगा उसके लोगों को राशन के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? जो जिनका शासन होता है वही तो तय करते हैं एमएसपी की गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी। बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? जिनकी सरकार है वही तो बताते हैं फसल का दाम क्या होगा, बताओ, वही बताते हैं ना। जिनकी सरकार है वही तो ये तय करते हैं ना कि रोजगार किनको मिलेगा। करते नहीं करते? किस विभाग में कितनी भर्तियां आएगी? जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं लोन किसको मिलेगा। जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि सुरक्षा किसको मिलेगी। जिनकी सरकार है वही तो तय करते हैं कि जमीन किसको मिलेगी। आप अगर अपनी ताकत बनाओगे तो ये अधिकार आपके पास आ जाएगा। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए पैसे पे वो तमाशा देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी भी लोग तैयार नहीं हुए, पिट के छिट के अन्याय सह के लोग तैयार नहीं है। जब चुनाव आएगा हम पैसा फेंक के इनकी वोट को खरीद लेंगे। आपके पास होता है मेरे लोगों, अपनी वोट को बेचने के बारे में बिल्कुल मत सोच लेना, क्योंकि अगर आप अपनी वोट को बेचने के बारे में सोचते हो तो आप महापुरुषों के सपनों का कत्ल करते हो। जिन 12 अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे आपके लिए कुर्बान किए, क्या उनके द्वारा दिया गया अधिकार वोट बेचने के लिए है? वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। देखो, सरकारें कह रही है कि राशन देंगे, राशन देंगे, कह रही है ना। प्रधानमंत्री जी आगे कह रहे ना मध्य प्रदेश में कि 5 साल के लिए राशन की योजना को आगे बढ़ा रहा हूं, कहा ना प्रधानमंत्री जी ने। आप मुझे बताओ, जो मुर्गा पालते, मुर्गा फार्म खोलते हैं, वो भी तो अपने मुर्गों को दाना खिलाते नहीं खिलाते हैं? सोचो, खिलाते नहीं खिलाते? क्यों खिलाते हैं? कि वो खा पी के मोटे ताजे हो जाए और फिर उसको स्लॉटर हाउस में भेजने में आनंद आए, उनके अच्छे पैसे मिल जाए। देखो, आपकी वोट लेके आपकी ताकत से वो राज कर रहे हैं और आपकी संख्या लोकतंत्र में सबसे ज्यादा है। आपके लिए रोज रोज सभाएं करनी पड़ रही है कि भाई मान जाओ, इस बार गलती मत करो, किसी की बातों में मत आओ। आप ही बताओ, मैं अपने नौजवान भाइयों से पूछ रहा हूं जिन्होंने मुझे यहां लाके खड़ा किया, जिन्होंने मेरे लिए मुसीबत झेली, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने संघर्ष किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, क्या किसी की इतनी बड़ी सभा हो रही है सेवड़ा में? आप ईमानदार से बताओ। तो सेवड़ा में आपका मुकाबला किसी और से तो नहीं है, आपका मुकाबला आपसे ही है ना। देखो, फिर कह रहा हूं, गौर करो, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं आप में से? हाथ उठा दो, क्रिकेट देखते हैं, बहुत बढ़िया। अभी अफगानिस्तान का और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। अफगानिस्तान ने 91 रन में 7 विकेट गिर दिए और प्रेडिक्शन क्या बना कि 95% प्रेडिक्शन बना कि अफगानिस्तान जीत रही है। जैसे आज यहां बन रहा है कि सेवड़ा हम लोग जीत रहे, लेकिन जैसे ये प्रेडिक्शन बना तो अफगानिस्तान के लोग रिलैक्स हो गए। उन्होंने कहा भाई अब तो जीत जाएंगे, ऐसे कंधे पे हाथ रख के आराम से बैठ गए। 2 कैच छोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ कि हार गए ना। इसलिए आपसे कहने के लिए आया, अगर वास्तविकता में आप मुझे ताकत देना चाहते हैं, आप कहते चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ, और आप कहते हमें राज लाना है,
जब तक आप अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी को नहीं दोगे, राज कैसे आएगा भाई बताओ? आप बताओ, राज क्या सड़क पे नारा लगाने से आ जाएगा? राज कैसे आएगा? मिठाई खाने से आ जाएगा? राज को संघर्ष करने से आएगा ना। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि सत्ता संघर्ष से मिलती है, और संघर्ष कौन कर रहा है पूरे देश में? आप अपना दिल पे हाथ रख के बताओ, छोड़ दो सब लोग, आप बताओ कौन कर रहा है संघर्ष? किसानों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। दलितों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। मुसलमानों की लड़ाई हो, भीम आर्मी खड़ी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। ओबीसी महासभा के आरक्षण की लड़ाई मध्य प्रदेश में हो, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी खड़ी है। ईसाइयों की लड़ाई हो, बुद्धिस्टों की लड़ाई हो, किसी की कोई लड़ाई हो, सीएम एनआरसी का मामला हो, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आप सबके साथ खड़ी है। जब वोट का मामला आएगा, जब वोट का मामला आएगा तो दुश्मन आपको कहेगा चंद्रशेखर को ताकतवर मत करो। क्यों ना करो चंद्रशेखर को ताकतवर? आप मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रखेगा, चंद्रशेखर ताकतवर होगा तो आप ताकतवर होंगे नहीं होंगे? मुझे बताओ मेरे लोग। मैंने अभी हमारी बड़ी नेता की एक सभा सुनी, ये अंजुम ने रिकॉर्ड की थी, मैंने इसके उसमें ब्लॉग में देखी। ये एक लड़के से पूछ रहा है वोट किसको दोगे? सभा में तो आए हो आप बहन जी की, तो उसने कहा वोट देंगे रावण भैया को। इसने, मैंने देख लिया इसके ब्लॉग में, वो कह रहा वोट देंगे उनको। इसने कहा क्यों? कह रहा नहीं वो बस उन्हीं को देनी है वोट सेवड़ा में। तो इसने कहा यहाँ क्यों है? कह रहे वो बड़ी है, उनको देखने के लिए आए, देखी नहीं थी उनको। मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो आप मन बना लो, अगर इतिहास लिखना चाहते हो मध्य प्रदेश मेरे लोगों तो मन बना लो, एक भी वोट खराब नहीं करना। और देखो ये मुझसे दामोदर कान में कहा कि 90% युवा वोट दे रहे हैं, मगर बताओ जब तक तुम घर में जाके इस वोट को 3-4 वोट में नहीं बदलोगे, बहन को, मां को नहीं बताओगे कि अपने बेटे को, अपने भाई को ताकत देनी, तो कैसे बनेगी बात बताओ? अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप बताओ, आप चाहते हो या नहीं चाहते सेवड़ा में हम लोग आगे बढ़े? बताओ, दिल से बताओ, दोनों हाथ बांध दो, लोग पीछे खड़े हो बताओ। आपके जीवन में मेरे संघर्ष का मोल है या नहीं बताओ? देखो नेताओं को लुभाने पटाने के लिए उनके पास बहुत सब चीजें, वो किसी को पैसे से खरीदते हैं, किसी को साधन से खरीदते हैं, किसी को सीबीआई से डराते हैं, किसी को ईडी से, किसी को इनकम टैक्स से, किसी को एनआईए से। और जब वो मुझे रोक नहीं पाए तो उन्होंने यहां मुझे गोली चलाई, 4 गोली चलाई उन्होंने मेरे ऊपर, 4 गोली चली और मैं फिर भी नहीं मरा उन लोगों से। घबराओ मत, सुनो, जिनके ऊपर उनके भाइयों का प्यार हो, मां का आशीर्वाद हो, बहनों का प्यार हो और बुजुर्गों का हाथ जिसके सर पे, वो चंद्रशेखर आजाद अभी जाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। और दुश्मन इस बात को जानता है कि जिसको प्रलोभन देते हैं वो मान जाता है, जिसको डराते हैं वो डर जाता है। वो आपको बहुत प्रलोभन देंगे, पैसा देंगे, लेकिन मेरे लोगों कुर्सी नहीं देंगे आपको, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में कुर्सी में ताकत है, कलम में ताकत है। अगर ये कलम की ताकत आपके पास हुई तो कोई चुन जाते हैं, नहीं तो चार नहीं हो पाएगा आपके साथ। मैं आपको कहने आया हूं कि अगर वास्तविकता में आपको मेरे दर्द का एहसास है तो हमारे जो बड़े नेता आए हैं उनका सम्मान करो, उनकी बात को सुनो, लेकिन अपने एक वोट को 17 तारीख को केसरी के निशान पर डालकर इतिहास लिख रहे सेवड़ा में। और सेवड़ा नहीं रहेगा। सेवड़ा में दामोदर यादव को आप विधायक बनेंगे, लेकिन ये एहसान आपका रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आजाद को भी होगा। और आप जानते हैं कि ये समाज जैसे